हेलो, मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अबाउट फ्यूचर ऑफ आवर न्यू जनरेशन। चूँकि समाज में एजुकेशन का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और एजुकेशन ही से तय होता है मुल्क का तरक्की और बच्चों का फ्यूचर। तो मेरी शुरुआत पहले एजुकेशन से होगी। अगर आप एजुकेशन पर आए तो इन मेजॉरिटी क्या 90% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स जो प्राइमरी और सेकेंडरी कहिए या जूनियर हाई स्कूल कहिए, उनमें ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है और ना ही टीचर्स है। टीचर्स की स्ट्रेंथ कहीं कहीं तो 10 से 15% स्ट्रेंथ का 10 से 15% लोग वहाँ मौजूद हैं टीचर्स। तो पढ़ाई कैसे होगी? दूसरी तरफ आइए कि गवर्नमेंट का स्टेज है एजुकेशन को प्राइवेट हाथों में देने का। देखिए, जब प्राइवेटाइजेशन होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को छोड़िए, वहाँ काफ़ी हद तक मॉरलिटी है जो हम लोगों में नहीं है। तो हेयर इट सिंपली बिकम्स ए ट्रेड। पैसा कमाना है, एक स्कूल खड़ा किया, फिर 2-4 साल में दूसरा स्कूल खड़ा किया, तीसरा किया, एंड सो ऑन। सैलरीज टीचर्स को प्राइवेट वाले बहुत कम देते हैं। यू कांट इमेजिन, कुछ स्कूलों में तो जो गलियों में खुले हुए हैं 3 से 4 हज़ार रुपया महीना दिया जाता है। जो बच्ची वहाँ पढ़ाती हैं उनके रक्षा का किराया ही निकल पाता है। दूसरी तरफ जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका फ़ी स्ट्रक्चर इतना हाई है, 5,000 to 20,000 रुपीज़ पर मंथ। तो अगर किसी के 4 बच्चे हैं, वो कैसे वहाँ पढ़ा पाएगा, कैसे अफोर्ड करेगा? और ये तो ट्यूशन फ़ी है, फिर डेवलपमेंट चार्जेस प्लस अदर चार्जेस साल भर पेमेंट करते रहिए। इनमें भी जो हो रहा है कि पढ़ाई पे उतना जोर नहीं है जितना एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के ऊपर जोर है। लिहाजा पूरे मुल्क में ये ट्रेंड हो गया कि बच्चों को सबको पास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दीजिए। एक ज़माना था यूपी बोर्ड की एक क्रेडिबिलिटी थी, वहाँ मुश्किल से जितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठते थे वो 25 या 30% रिज़ल्ट रहता था, जिसमें 3-4% फर्स्ट क्लास, 8-10% सेकंड क्लास, बाकी थर्ड क्लास। लेकिन वो थर्ड क्लास भी कुछ होता था, वो करके दिखा सकता था। आज हाल यह है कि लास्ट ईयर जो एक अखबार में न्यूज़ आइटम पढ़ा था कि मोर देन 3 लाख स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 90% मार्क्स इन एग्जामिनेशन। Even some of the students are given 100% marks. How it is possible? और बाकी आप देख रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट में क्या हो रहा है, जो कम्पिटिटिव टेस्ट हो रहे हैं जॉब्स के लिए, उसमें क्या स्कैम है। तो चूँकि बेसिकली टोटल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन करप्शन, तो इससे बहुत बड़ी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और उसका रिज़ल्ट ये है कि जब आप एम्प्लॉयमेंट में आते हैं तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपके मुल्क में जितने यूथ हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब उनके लिए क्रिएट किए जाए, उन्हें जॉब दिए जाए, जिसमें ख़ास तौर से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, जैसे सब IITs, ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़, अदर डिपार्टमेंट, बैंक्स, एक नाम है सबसे गलत बदनुमा नाम जिसे कहना चाहिए, विच आई विल कॉल द बिगेस्ट क्राइम इन द फॉर द ह्यूमनिटी, दैट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में क्या किया कि किसी डिपार्टमेंट में 10 लोगों की ज़रूरत है
तो अगर 10 को आप रिक्रूट करेंगे तो आप एक रेगुलर जो भी ग्रेड है, गवर्नमेंट ग्रेड है अप्रूव्ड, उसमें कहीं ना कहीं फिट करेंगे, उसे जॉब देंगे। और उसकी दूसरी लाइबिलिटीज़ भी हैं, इंश्योरेंस की है, हेल्थ की है, कोई अनहैपनिंग हो जाए उसकी है। तो आपने तरकीब निकाली कि कुछ एजेंसीज़ को परमिट दे दिया गवर्नमेंट ने मैन पावर का कि आप मैन पावर सप्लाई कर सकती हैं। लिहाजा उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक एजेंसी को लिखा कि हमें 5 क्लर्क चाहिए, 2 टेक्निकल चाहिए, 3 ऑफिस अटेंडेंट चाहिए, आप दीजिए। और वो ये क्या करता है, जिस क्लर्क की तनख्वाह 40,000 होनी चाहिए या 4th ग्रेड की 25-30 हज़ार होनी चाहिए, वो देता है उन इदारों को, उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को 10 हज़ार और 15 हज़ार के बीच सैलरी पर। यू विल बी शॉक टू नो, बैंक्स में अगर एक लोअर डिवीज़न क्लर्क है, नया है, तो अगर ग्रेड के बतौर वो सिलेक्शन के आएगा तो उसकी तनख्वाह 40-50 हज़ार रुपये होगी। लेकिन जो आउटसोर्सिंग से बच्चे आ रहे हैं, बड़े वहाँ स्मार्ट लगते हैं, टाई लगा हुए हैं, ख़ासतौर से प्राइवेट बैंक्स में बड़े स्मार्ट देखने में, तनख्वाह कितनी है, 10 हज़ार 15 हज़ार के बीच। जरा सोचिए कैसे वो सर्वाइव करेंगे। तो ये आउटसोर्सिंग एक तरीका निकाल लिया कि लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर ख़त्म है, उनकी जो भी तनख्वाह बनी आपने उस आउटसोर्सिंग जो एजेंसी है उसे दे दिया और उन्होंने उनकी तनख्वाह डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और अगर कोई भी बात हुई, वो बीमार हो गया है, कमज़ोर हो गया है एम्प्लॉय, तो आप एजेंसी को लिखेंगे कि आप इस आदमी की हमें ज़रूरत नहीं, वो उसे विड्रॉ कर लेगा और आपको ना कुछ देना है, ना लेना है, ना कोई जिम्मेदारी। तो आपने जिम्मेदारी से बचने के लिए आपने आउटसोर्सिंग को इस्तेमाल किया। आप कभी ये नहीं सोचते कि इस नई वाली जनरेशन को जिससे आप आउटसोर्सिंग से ला रहे हैं उसका फ्यूचर क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। अब दूसरी तरफ आइए, जो बीटेक और एमबीए कर रहे हैं, 1.5 लाख ट्यूशन फ़ी एक साल की 2 लाख 3 लाख दे रहे हैं, फिर रहने का खर्चा अलग है। वो पास करके जब निकल रहे हैं तो उन्हें जॉब क्या मिल रहा है, 15,000 से 25,000 के बीच, बल्कि और भी कम। अगर उसे 15 या 20,000 मिलता है, वो नोएडा में या कहीं और रहता है बड़े शहर में, तो 10,000 रुपये में तो एक कमरा किराए पर मिल रहा है। 12 घंटा काम करता है, आता है जाता है, तो उस सैलरी में उसका अकेले का काम नहीं चल रहा। तो ये गौर करिए कि आने वाले, अभी तो उसके पेरेंट्स हैं, उसे कोई लाइबिलिटी शायद ना हो, बहुत से ऊपर लाइबिलिटी है, लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो कल को वो 4 भाई है, माँ बाप तो रहेंगे नहीं, ना किसी के रहे। कल को उन्हें शादी भी करना है, घर भी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना भी, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे वो। सो दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन विच इज गोइंग ऑन। और लोग सिर्फ और सिर्फ बदकिस्मती हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान में लगे हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ 2024 के इलेक्शन में 10 साल तो उन्होंने वोट दिया, आग बंद करके अंधभक्त हुए। चूँकि अगर आपको अंधभक्त करना है तो उसे मज़हब का नशा दे दीजिए, और मज़हब का मैं ये सब के लिए वैलिड है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हिंदू। लेकिन बीजेपी और आरएसएस इसमें सक्सेसफुल हुई कि ज़रा गौर करिए, 15% लोगों का दहशत 85% लोगों के दिल में ऐसी बैठा है कि ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे, मार देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, तुम्हारा मज़हब ख़त्म कर देंगे। और उन्हें एक जगह ले आए और उनका वोट लिया, 10 साल से पावर में रहे, और वो ये भूल गए कि उनका फ्यूचर क्या होगा, उनके बच्चों का। 24 से जस्ट आने से पहले हिंदू खड़ा हुआ। देखिए, बीजेपी आरएसएस को मुसलमान नहीं हरा सकता, और उनका जो कोर वोट है वो 10% से ज़्यादा नहीं है। बाकी हिंदू जो है वो सेकुलर है। ज़ाहिर है मज़हब का मामला ऐसा है कि आदमी थोड़ी देर के लिए भूल जाता है सब अपनी मुसीबत, जब उससे कहा जाता है कि भगवान को या अल्लाह को यही मंजूर था जो आपके साथ हो रहा, तो वो चुप हो जाता है।
लेकिन जब वो सोचता है तो फिर अकल आती है, जो आई। और 24 का इलेक्शन उसका रिजल्ट है। आपने खुद कहा कि 80 करोड़ को हम फ्री गल्ला देते हैं, और फिर ये कहा कि अब हमारा 85 करोड़ को देने का प्रोग्राम है, 5 करोड़ बढ़ा रहे हैं। तो होता क्या था, वो अनाज जा रहा था, इनके जो वर्कर्स थे विलेज लेवल पर हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हों, वो वोटर से चूँकि उनके थ्रू बढ़ता था, कांटेक्ट करते थे, और वो भी कहते थे कि मोदी जी कम से कम साहब पेट तो भर रहे हैं हमारा, और वो वोट दे रहा था। लेकिन मैं तो इसे कह रहा हूँ 8 साल से लोगों की समझ में आया, अब हर चैनल पर चल रहा है कि मोदी जी आप 85 करोड़ लोगों का पेट नहीं भरे, बल्कि 85 करोड़ को उस हालत में पहुंचा दिया, उस गुर्बत में पहुंचा दिया, धंसा दिया कि वो इतना भी नहीं कमा पाता कि अपना पेट भर ले। आपने उन्हें भिखारी बना दिया। चूँकि आपका जहन ये है कि ये गरीब रहेंगे और गरीब से बदतर भूखे मरेंगे, तो ना ये अपने हक की बात करेंगे, ना अपने कहीं और की बात करेंगे, ये हमें वोट देते रहेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मुसलमान तो कुछ नहीं कर सकता। मुसलमान तो थोड़ी बहुत इससे बनना भी, इसका तो डर दिखा के वोट लिया जा रहा, वरना मुसलमान ना जिता सकता ना हरा सकता। क्या समाजवादी को या बीएसपी को 217, 19, 22 में जिता पाया? नहीं। या बीजेपी को हरा पाया? नहीं। तो ये तो जो 10% अंधभक्तों को छोड़ करके 90% हिंदू है, जो सेकुलर भी है, ईमानदार भी है, साफ सुथरा भी है, उसकी समझ में आया कि ये ड्रामा हो क्या रहा है 10 साल से, हमें कहाँ ढकेल दिया गया। लिहाजा उनकी आंखें खुली, और भगवान ने एक दूसरा गांधी हिंदुस्तान में भेजा, जिसे राहुल गांधी कहते हैं। उसने आपके दिलों से दहशत निकाली। चूँकि 2 तरह से, एक तो आपको गरीब बनाया, एक आपको ईडी सीबीआई का जो अच्छे लोग थे, कुछ बोल सकते थे, उन्हें उसका डर दिखाया, जिसके एग्जाम्पल देख लीजिए कि 2 चीफ मिनिस्टर्स को जेल में भेजा। सिसोदिया कल छूटे हैं 17 महीने के बाद। उससे बड़ा ईमानदार और काम करने वाला शायद हिंदुस्तान में कोई हो, जो एजुकेशन में उसने दिल्ली को पहुंचाया, वो पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन चूँकि आप नहीं चाहते लोग काम करें, आप नहीं चाहते लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले, आपने उसे जेल में डाला। और मुझे अफसोस, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कल समझ में आई, काश ये 15-16 महीने पहले आती। चूँकि उस वक्त भी वही कंडीशन थी, कल परसों जो छोड़ा है तब भी वही कंडीशन थी कि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था, उसकी ट्रायल ये कर ही नहीं सकते। इन्होंने कानून बना दिया कि उसे जब तक ट्रायल ना हो वो जेल में रहे, यानी 20 साल वो जेल में रहे, और बाद में जो इनोसेंट छोड़ दिया जाए, उसके 20 साल का कौन जवाब देगा। तो यह अब हिंदू की समझ में आ गया है। उसकी समझ में आ गया कि उसके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। मिलिट्री की क्या तैयारी। मैं जब दिल्ली जाता हूँ यहाँ से, सुबह 4 बजे खैर रोड के ऊपर हज़ारों बच्चे 20-20 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए देखते थे, तैयारी करते थे सालों तक कि मिलिट्री में जाएंगे। वो एक शान थी। आपने उसे क्या बना दिया, अग्निवीर। उसे भी एडवोकेसी में ले आए, और उसके बाद आप छोड़ देंगे। वो क्या करेगा 4 साल के बाद? अगर 10-20 लाख रुपया भी दे दे, वो क्या ज़िंदगी भर उसकी ज़िंदगी गुजरेगी उसमें? तो मुल्क किस तरफ जा रहा है ये देखना पड़ेगा। और ये इस यूथ की जिम्मेदारी, जो भी हुकूमत है, चाहे कल को दूसरी हुकूमत है, ये हुकूमत हो, उनकी होती है कि उन्हें रोज़गार प्रोवाइड करें, वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, अपने बच्चों को पाल सके, अच्छे घर में रह सके, अच्छे बच्चों को तालीम दे सके। जो इस वक्त हो रहा है, वो अपने बच्चों को तो क्या, वो अपना ही पेट नहीं भर पा रहे। और एजुकेशन का लेवल ये कि दुनिया में उन्हें जॉब नहीं मिल रहा, और हिंदुस्तान में वो भी सबको नहीं मिल रहा। मोर देन 40% आर विदाउट जॉब, और जिन्हें मिल रहा वो 10,000 से 25,000 के बीच मिल रहा है। तो ज़रा गौर करिए, इनका होगा क्या।
टीचर्स पढ़ा नहीं रहे, कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं, वो लाख रुपया वहाँ कमा रहे हैं एंड दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। ये जिम्मेदारी टीचर्स की है कि बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत ही ना पड़े, आप एक्स्ट्रा क्लासेस लीजिए। स्कूल टाइमिंग्स के बाद 1-2 घंटा सब टीचर ऐसा रखे जो वीकर बच्चों को पढ़ाए, लेकिन नहीं, वो क्लास में नहीं पढ़ाते, उनसे कहते फला कोचिंग में आइए और नकल करा के पास कराएंगे। और ये सोची समझी एक साजिश है कि पेपर ऐसा बनाइए, कॉपी ऐसे जांचिए कि हर बच्चा पास हो। अब अगर कोई बच्चा ये कहता है मेरे 75% नंबर है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी कभी, तो आप समझते हैं ये क्या 75 भी कोई नंबर है, चूँकि दूसरी तरफ 96-98% का बच्चा खड़ा हुआ है, और अगर उससे 2 चीज़ें पूछ लीजिए उसे पता नहीं है। तो आपको ये सब करना पड़ेगा, अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। और कोई भी हुकूमत, चाहे अगली हुकूमत भी चेंज हो जाए, हुकूमत चेंज होने से कुछ नहीं होता। हुकूमत की पॉलिसी क्या है? क्या आप यही लड़ते रहेंगे ज़िंदगी भर, हिंदू मुसलमान करते रहेंगे? अरे मुसलमान तो वैसे 90% बिलो द पॉवर्टी लाइन है। कभी आप पसमानदा करते हैं, कभी अशराफ करते हैं, आपका तो इंसानियत में यकीन ही नहीं। आप अपने दलित को तो बराबर में बैठाने को तैयार नहीं, मंदिर में घुसने देने को तैयार नहीं, उसके साथ खाना खाने को तैयार नहीं। आप पसमानदा के नाम पर मुसलमान को, जो जिसे मलिच कहते हैं, आप उसे गले लगा लेंगे। ऐसी यानी आप खुद बर्बाद हो रहे, दूसरी जो कौम है उन्हें भी बर्बाद करना चाहते हैं। ये पॉलिटिक्स काम नहीं करेगी। हिंदू बेहद अच्छा है, वो अकोमोडेटिव है। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमान सब समझते हैं कि हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि कोई ऐसी हरकत ना करें कि उनकी सेंटिमेंट्स को ठेस पहुँचे। उनकी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे साथ जो ज्यादती हो रही तो हम नहीं, वो आवाज़ उठाएं। जो वक्त अमेंडमेंट बिल लाए थे वहाँ साबित हो गया कि सिर्फ मुसलमान तो एक ही बोला, 1 या 2, मेनली असदुद्दीन ओवैसी, बाकी सब तो हिंदू ही बोले। उन्होंने ही उस बिल को 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जेपीसी को भेजा, वरना मोदी जी तो हर बिल को लाते थे बगैर डिस्कशन, बगैर बात करे पास होता था। नहीं करा है ना, चूँकि कौम जाग गई है। कौम मीन्स हिंदुस्तान के लोग जाग गए हैं, उनकी समझ में आ गया कि ये गेम कब तक चलेगा, ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा। आप दुनिया में बात कर रहे हैं कि हम दुनिया हमारी तरफ देखेगी, दुनिया बिल्कुल देखेगी। इंडिया एक छोटा मोटा कंट्री नहीं है, इंडिया की एक पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन उसे मेंटेन करिए, ना कि पुराने गड्ढे खोद करके उनमें कमियां निकालें। जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई मुल्क को, आप उन्हें देशद्रोही बताएं। ये नहीं चलने वाला। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती। आवर नेशन विल सर्वाइव विद यूनिटी इन डाइवर्सिटी। याद रखिए, सिर्फ एक ही जादू है मुल्क को आगे बढ़ाने का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, सबको एक साथ मिल कर के आगे बढ़ना है, मोहब्बत प्यार के साथ रहना है। यही मेरा कहना है कि आप सोचिए अपने बच्चों के फ्यूचर में, और फिर तय करिए कि इस गवर्नमेंट को आपको सपोर्ट करना है या नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।